प्राकृतम, ये नमिषादु ने कहा है कि मतलब सारे की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। नहीं कहा, हमने कहा कि प्राकृत के बाद उस संस्कार करके संस्कृत हुआ। और इसका हेमचंद्र का कहना है कि प्रकृति संस्कृतं तत्र भवं तत्र आगत वा प्राकृतम, मतलब संस्कृत से ही प्राकृत बना, प्राकृत के बाद और भाषाएं बनी है। ये दो सिद्धांत है, वो आप लेफ्ट में मतलब झाजी वाला समर्थन में इसको दे सकते हैं और इसको संस्कृत प्राकृत अभ्रंश सिद्धांत में दे सकते हैं, और प्रकृति प्राकृत सिद्धांत में ये देखिए ये दे सकते हैं। नोट्स में मिलेगा, ये नोट्स में डाला हुआ मिलेगा, ये है ना। तो वो जो है सो थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको। इसका सार यही है कि सारी भाषाओं की जो है सो, सारी आर्य भाषाओं की जननी जो है सो आपको प्राकृत है। व्याकरणादि माने व्याकरण के नियमों उपनियमों से हट कर, है ना, बिना कोई व्याकरण सम्मत भाषा, वो भाषा जो है सो आपको प्राकृत। नमिषादु जो है सो आपको निरुक्त के भाष्यकार रहे। निरुक्त पूछते हैं क्या? निरुक्त है क्या कि जब वेद में कुछ कठिन शब्दावली हो गए ना, उनको एक साथ जमा करके उनका भाष्य लिखा, तो निरुक्त हुआ। वो नमिषादु है, उसका मैंने भाष्य ये यास्क का जो निरुक्त है उसको इसमें किया है। और हेमचंद्र बड़े व्याकरणाचार्य रहे हैं, है ना, उन्होंने कहा कि नहीं वो गलत है, ये जो है संस्कृत से ही विकास हुआ है, संस्कृत आदि भाषा रही है। ये दोनों दो मत को लिखता है। सकल जग जंतुनांग व्याकरणादि विरणाहित संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति तत्र भवो सैव वा प्राकृतम। अब प्रकृति संस्कृतं तत्र भवं तत् आगत वा प्राकृतम, माने याद कर लिए छुच्छे है ना। हाँ उसको इसको ना, सकल जग जंतुनांग व्याकरणादि विरणाहित संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति तत्र भव सैव वा प्राकृतम, नमिषादु ने कहा है। और है प्रकृति संस्कृतं तत्र भवं तत् आगत वा प्राकृतम, ये हेमचंद्र ने कहा है। एक है कि संस्कृत प्राकृत सिद्धांत का मत को सपोर्ट करता है ये, और ये प्रकृति प्राकृत सिद्धांत को सपोर्ट करता है। ठीक है, तत्र भव सैव स एव होगा वा प्राकृतम, सैव वा प्राकृतम नमिषादु। प्रकृति संस्कृतं तत्र भवं तत् आगत वा प्राकृतम, ये दोनों अलग अलग मत है ना, दोनों को सपोर्ट करता है अलग अलग। ठीक है, ये जो है सो आपका। अब हम लोग देखिए, भाषा का आधार है ध्वनि। मैं शुरू दिन बता गया, इंटर क्लास में बताए थे मैं कि भाषा का आधार है ध्वनि, या ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। पहले दिन बताए थे ना, परिभाषा में बताए थे हम लोग कि भाषा क्या है। भाषा मान लिए गए ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है। मान लिए गए मतलब यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब मैंने मान लिया गाना। मान लिए गए ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मैंने इंटर क्लास में ये बताया था। तो ये है, तो अब है कि मान ध्वनि प्रतीक मतलब हर भाषा की ध्वनियाँ होती, ध्वनि मतलब है कि भाषा का आधार क्या है, ध्वनि है, फोन आवाज, और ध्वनियाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं, ध्वनियाँ को देख नहीं सकते हैं, विजिबल नहीं है। मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब दिखाई पड़ रहा है नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो आरंभिक दौर में ध्वनि स्तर पर ही भाषा हजारों सालों तक रही। अभी मैं 4 बिंदु बताया था ना, उच्चारण, श्रवण, स्मरण और संवहन। इसी आधार पर भाषा हजारों सालों तक से रही। अब पूरा का पूरा वैदिक साहित्य आपको इसी ऐसे ही है, मौखिक
वाचिक परंपरा में। और ये बहुत परेशान का सबब था कि वो ध्वनियाँ को सबको, मतलब क्या नाम है कि उतने सारे सामग्री को याद रखना बड़ा टेढ़ा काम था। तो कहते हैं ना कि वो आविष्कार माने आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो भाषा को सुरक्षित भाषा में विकृति होने लगी थी। भाषा को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने सोचा कि कोई उपाय सोचा, तो उसी से आपको लिपि को माने जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनि का चिन्ह बनाने की कोशिश किया। जो ध्वनि जो चिन्ह बना, वो ध्वनि चिन्ह कराए माने वोकल का सिंबल, वोकल सिंबल हो गए, ध्वनि चिन्ह हो गए। तो हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, ध्यान दीजिए, हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं। और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जो सार्वजनीन या सार्वदेशिक होती है, पूरी दुनिया के भाषाओं में कॉमन ध्वनि है। और कुछ ध्वनियाँ हर भाषा में अपनी खास ध्वनियाँ भी होती हैं। और तो खोरठा की ध्वनियाँ हैं, हम लोग उनको जानेंगे, उसको बोलेंगे खोरठा फोनेटिक्स, है ना, या खोरठा ध्वनि, खोरठा की ध्वनियाँ। अब है कि ध्वनियों को हम तो खाली बोल के नहीं चलेंगे, हम तो बोल रहे हैं। अब है कि जब ध्वनियों को जब चिन्ह बनाया गया तो खोरठा के ध्वनि चिन्ह अपने नहीं हैं। झा जी का कहना है कि खरोष्ठी रहा होगा, अब वो मेरे पास नहीं है। वर्तमान में हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं खोरठा को लिखने के लिए। देवनागरी लिपि क्या है? ध्वनि चिन्ह है। हिंदी की चाहे संस्कृत की ध्वनियों का चिन्ह है। अब हम उसका उपयोग करके देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व, किन किन ध्वनियों का रिप्रेजेंटेशन देवनागरी लिपि से हो रहा है। हम सुविधा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए अपने ध्वनियों को इधर पहचानेंगे, है कि हमारे खोरठा की कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। और चूँकि अपनी जो लिपि चिन्ह तो है नहीं हमारा, हमने बोरो किया है। कई लोग सवाल खड़ा करते हैं कि बोलता है कि है कर भाषा खोरठा है, कोई लिपि पे हो तो भाषा के, तो भाषा लिपि ना हो तो भाषा कैसे भेज लो, बोलता है। कोई भाषा है जिसका लिपि नहीं है, उनसे पूछिए कि हिंदी की कौन सी लिपि है। हिंदी की लिपि तो अपनी है नहीं। हिंदी की लिपि आपको देवनागरी है, जो देवनागरी संस्कृत की लिपि है। अब अंग्रेजी की लिपि क्या है भाई, उसकी क्या लिपि है? वो तो रोमन है, उसकी तो कोई लिपि है नहीं। इसका मतलब क्या वो भाषा नहीं है? ये सवाल आपको लिपि समस्या में आएगा, ठीक है ना। मतलब अगर हमारी सारी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व किसी दूसरी लिपि में हो जा रहा है तो अन्य लिपि करने क्या जरूरत है। झारखंड में भी मूवमेंट चल रहा है लिपि बनाने का। खोरठा की लिपि बन गई है, लिपि समस्या हम लोग पढ़ेंगे, खोरठा की लिपि बन गई, लेकिन हम लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। हम लोगों ने मतलब समाज ने स्वीकार नहीं किया है। देखिए कि क्या परेशानी हो सकती है, आपको बताने अभी लिपि प्रकरण में हम लोग बात करेंगे। तो अपनी लिपि तो है नहीं, हम लोग देवनागरी का प्रयोग कर रहे हैं। तो कौन कौन देवनागरी लिपि की कौन कौन ध्वनियाँ हमारे काम की हैं, कौन कौन ध्वनि मैंने कौन कौन वर्ण हमारे काम के हैं, कौन कौन नहीं है, हम उसी आधार पर देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटाएं। यार ओके, इसमें देखिएगा, हाँ बेस उठे गए। खोरठा की ध्वनियाँ, ठीक है ना। देखियो, एक बंधु कह रहे थे, शायद आज नहीं है वो, कि हम लोग खोरठा में लिखेंगे, अब अंग्रेजी लिखा रहे हैं। बस आपकी सुविधा के लिए अंग्रेजी भी करना, चूँकि भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए विज्ञान है तो थोड़ा अंग्रेजी तो चलेगा, है ना। तो आज वो शायद नहीं है। खोरठा की ध्वनियाँ, अब खोरठा में जो ध्वनि को, ध्वनि शब्द है, ध्वनि माने आवाज़, खोरठा में साड़ा नाम है इसका। साड़ा माने साड़ा, साड़ा शब्द कहीं आप लोग सुने होंगे, बहुत बोलता है ना, बहुत जगह बोलते हैं अरे मटियाए हुए हैं, मटिएले हो, माने साड़ा मारले है, माने
आवाज़ को मार के है मटियारे। साड़ा मतलब जैसे कहीं जाएंगे आप किसी घर में तो वो बोलेंगे कि तो साड़ा दही ने, मैंने कुछ आवाज़ दो, खांसों उसो थोड़ा, चाहे कुछ साड़ा दही, चाहे कुछ खटाओ वगैरह। साड़ा मतलब होते आवाज़, है ना। और इसको भी इसके बारे में कई लोग बोलते हैं कि शायद ये उर्दू से आया है, सदा, है ना, सदा। तो ये जो है सो सदा शब्द जो है सो उसे ये साड़ा मतलब होता है ध्वनि। हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे ध्वनि की जगह में साड़ा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये अब है कि इसकी हमने शुरू में ही कहा था कि हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनिगत विशेषताएं भी होती हैं। अब हम उन्हीं ध्वनियों को पहचानेंगे, लेकिन हमारा ध्वनि चिन्ह देवनागरी वाला होगा। तो कौन कौन ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं? पहला है स्वर ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ में हमारे यहाँ है अ, आ, ई, ऊ, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ। ये है आपको यहाँ जो घेरा मारा हुआ है उसमें ये दोनों का तो प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। इसमें आपका ये जो दो हैं दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, इनका लिमिटेड प्रयोग होता है, बहुत सीमित प्रयोग है। वो इनका प्रयोग होता है आपको सर्वनाम के रूप में। सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे आमतौर पर हम लोग जैसे लिखते हैं हिंदी में भाई, तो दीर्घ हो जाता है, वहाँ दीर्घ नहीं, वो भाई हर्षी ही होगा। और भी दूसरे जब हम किसी शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, शुरू कोई वाक्य लिखेंगे शुरू में, तो दीर्घ ई दीर्घ ऊ, जैसे बोलेंगे ई हमर किताब है, ई तभी दीर्घ होगा। ऊ ओकर घर है, ऊ। तो ये जो संकेतवाची सर्वनाम जो है, संकेतवाची सर्वनाम जो है, इसको या इसको निकटवर्ती संकेतवाची में दो होता है, एगो दूरवर्ती संकेत, एक निकटवर्ती संकेत। निकटवर्ती में ई माने नजीक वाला ई और दूर वाला ऊ सर्वनाम है ना। ई हमर किताब है, ई हमर घर है, ई दिस वन, ई सर्वनाम के रूप में होता है। इसलिए हम लोग इसको काउंट करते हैं। लिमिटेड प्रयोग है लेकिन हम लोग इसको काउंट करते हैं। तब हमारे यहाँ कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे सर्वनाम 8 हैं। नहीं जी, क्या नाम है? स्वर। हमारे स्वर 8 हैं, है ना। यही 8 स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब है बाकी जो इनका प्रयोग कैसे होता है, ए और ओ। क्योंकि देखिएगा ए का प्रयोग जो होता है हमारे यहाँ, इसके अपने मूल रूप में होता है। ये बना हुआ है आपको अ ई से, माने अ जोड़ ई से आई, ठीक है ना। और ये जो होता है आपको औ बना हुआ है औ से। ये आई देखिएगा, आई औ। ये अपने मूल स्वरूप में यही है, वो मौलिक रूप में। अभी बोल रहे थे ना आप कि संस्कृत बने कि प्राकृत बने पहले। प्राचीन संस्कृत में आपको ये नहीं है। संयुक्त जो आपके हैं, संयुक्त जो स्वर हैं नहीं है।
आदि वैदिक संस्कृत में वो आपको नहीं मिलेगा। ये मूल स्वर है। तो मूल स्वर जो है, दो मूल स्वरों को मिला करके संयुक्त बनाए गए हैं। तो सच जाहिर है ये बात का है ना। व्यंजन में भी बहुत बात का मिला। ये जाहिर है कि आरंभ में नहीं है, तो ये बात का है। और जबकि ये आपको प्राकृत में शुरू से है, ठीक है ना। तो ऐ औ देखिएगा आप, देखिएगा फिर इसको जैसे हम लिखेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए हम रोमन में लिखेंगे तो कैसा होगा। मान लीजिए पैसा, पैसा, ठीक है, हो जाएगा कैसा, पैसा। ऐ नहीं, ऐसा, मान लीजिए ऐसा, नहीं होगा, ऐसा। कैसा, हो जा रहा है ना। आप रोमन में तोड़िएगा तो ऐसे ही एकदम आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात तो, ओके। फिर देखिएगा कि औ को मान लें हम तोड़ेंगे, सपोज कीजिए बरौनी लिखना है, बरौनी हो जाएगा बरौनी। हमने लिखा क्या, बरौनी लिखा हुआ है क्या यहाँ? बरौनी है? नहीं है, है ऐसा बरौनी, ऐसा नहीं है। समझे बात को, ऐसा नहीं है ऐसा। माने हमारा उच्चारण जो है बिल्कुल आदिम उच्चारण है। कई लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ों का उच्चारण है। बेवकूफ़ों का उच्चारण नहीं है, अशिक्षितों का उच्चारण है। जाहिर है अभी चला हुआ उस हिसाब से अशिक्षित माना जाएगा। हर बुढ़वा साहब को इसलिए मानते हैं कि बेकार है। बुढ़वा साहब बेकार हो जाता है समाज में, वो बूढ़ा ना हो गया भाई, पुरानी भाषा है तो बूढ़ा हो गया, तो देहाती भाषा है। तो ये देखिएगा, वो बरौनी आपको जो लिखा गया, तो वहाँ बरौनी है नहीं लिखते, हम लिखते हैं बरौनी, ठीक है ना। तो हमारा उच्चारण जो है आपको ऐ का ऐ में, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं, आप लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, ठीक है ना। औरत को औरत हो जाएगा, है ना। औरत हो जाएगा औरत, माने औरत। औजार हो जाएगा, है ना, औजार नहीं, औजार। ये ऐसा लिखाएगा। मिटाए इसको, लिख लिए। बीच में ये थोड़ा परेशान कर रहा है। तो लेकिन गड़बड़ होगा उधर, शायद उनको शायद ये लगाया हुआ है फोटोआ के लिए। तो उनका इंस्ट्रक्शन है कि आप इधर मत जाइएगा तो फोटो में नहीं आएगा। ये ट्रैक से बाहर हो जा रहा है, यहीं रहना है, ये प्राइम लोकेशन है। हाँ, वही प्राइम लोकेशन है, ठीक है। आप लोगों से दिक्कत हो रही, थोड़ा मुझे इसके टेक्निक से थोड़ी परेशानी हो रही है, घसक नहीं रहा है ऊपर, ये ठीक है ना। इसको समझ गए बात तो, हाँ। इसको नहीं भला, इसको ऊपर करना है। हाँ, ऊपर करिए, ऊपर। इसको बढ़ाना होगा तो इसको ना हटाना होगा। हाँ चलिए, हाँ आप समझ, हाँ ठीक है। ये समझ गए बात को ना। तो ये 8 स्वर हैं, उसमें 2 जो है आपके दीर्घ स्वर जो है, बड़ी ऊ और बड़ी ई, इनका प्रयोग सर्वनाम की तरह होता है, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा, विशेषण में हो जाएगा, आपको सर्वनामिक विशेषण भी हो जाता है। ई यू जो है सो सर्वनामिक विशेषण भी हो जाता है।
संज्ञा के पहले लग जाएगा तो विशेषण हो जाएगा। तो ये जो है आपका, अब हम रह गए व्यंजन। व्यंजन में हमें देखिएगा कि अरे क्या हुआ, हाँ? इसको, हाँ? इसको थीम तो है, हाँ? कलर ओके, दिस वन। चलिए अब इसको ओके किधर करना है, इसको ओ मिट जाएगा, ठीक है। अपने आप हो जाता है ऐसे गड़बड़ गड़बड़। क ख क पढ़िए, घ अंगा। मजेदार टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन्य। क्या हुआ? नहीं दिख रहा है, अब जाएगा। हाँ ठीक है, अब समझ में आ रही, ठीक है। अब है, ये दिखाई पड़ रहा है तो अब है य र ल व। ये है। अब इसमें जिसमें राउंड किया हुआ है वो प्रयोग में नहीं है, ठीक है। इया का प्रयोग होता है। एक्चुअली ये जो पंचम वर्ण है, अंग, इया, मूर्धन, ये न, ये सब पंचम वर्ण है, वो नासिक के हैं, नासिक के हैं। और इनका जो क्या है कि वो इसका प्रतिनिधि जो है आपको चाहे ई है चाहे यो है, ये ठीक है, यो है चाहे ई के अनुस्वार है। ये पंचम वर्ण देखिएगा कि पंचम वर्ण जो है ना वो अनुस्वार के प्रतिनिधि हैं। अनुस्वार देखिएगा कि जैसे मान ली लिखेंगे परंपरा, आजकल चल रहा है परंपरा, म के जगह में अनुस्वार चल गया। संपादक, म हट के अनुस्वार चला गया, संपादक हो जा रहा है, ये अनुस्वार के प्रतिनिधि है। और अनुस्वार क्या है वो, माने ये है ना व्यंजन है ना, व्यंजन ही हो जाता है।
तो ये जो देखिएगा, अब इसको हमने कहा कि क ख ग घ अंग, ये कहाँ से हम इसको, ये हमारा खास करके ये सब अब प्रयोग, इसको देखिएगा कि अंत इसको ये, और अब ये सब का प्रयोग जैसे है तो चलता है, यह इसका प्रयोग नहीं होता है, बाकी सब का प्रयोग होता है। ये तलबिंदु वाला जो है इस पर थोड़ा विवाद है। तलबिंदु है ना, ड के नीचे बिंदु, और आपका इसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में उत्क्षिप्त या फ्लैट। इसको ये जो है आपको ढ, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त या फ्लैट। मूर्धन्य है, फ्लैट मतलब जीभ से, जैसे मूर्धन्य क्या होता है कि आपको मूर्धा जो यहाँ पार्ट है ऊपर वाला जो पैलेट है, ऊपर का जो पैलेट है ना, ये दिस वन, ये जो पैलेट है आपका, ये पैलेट ऊपर जिसे टच करती है जीभ वगैरह, देखिए कि यहाँ एल्बुलर रिजिज है, दांत को मत देखिएगा रिजिज, तो ये दिस वन इज मूर्धा यहाँ। तो मूर्धा वहाँ क्या है कि इसके उच्चारण में क्या होता है कि जो सीधा है ना, ट ठ ड ढ, ट जीभ ऊपर गया से ऊपर रह गया, ठ ऊपर रह गया, और लेकिन ड ऊपर रह गया, लेकिन में अड़ जीभ ऊपर गया, दिनाक से नीचे चलाया, घोड़ा घोड्डा, बुढ़ा ऊपर में रह गया, बूढ़ा नीचे चलाया, शंडाश है ना, शंडा डा ऊपर चला गया, और लेकिन बोलेंगे घोड़ा ऊपर गया तुरंत चलाया, दिस इज फ्लैप्ड। ओके, ये खोठा की विशेषता है, ये सर्वाधिक प्रयोग इसको होता है। हम लोग जहां नहीं भी लगना होता है वहां लगा देते हैं। एक्चुअली है गड्ढा, शुद्ध उच्चारण गड्ढा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं गढ़ा। सही उच्चारण है बुढ़ा, लेकिन हम लोग बोलते हैं बूढ़ा। ये चला आता है, ये वाला है ना, बोलते हैं संडास, शुद्ध उच्चारण, लेकिन बोलते हैं संडास, है ना। तो ये जो है ना, हमारे यहाँ जो है सो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको कई लोग नहीं मानने, अलग से नहीं मानने के चक्कर में है, अलग वर्ण मानने के चक्कर में नहीं है। पिछले दिन काफ़ी बहस हो गई थी फेसबुक वगैरह में इस पर लेकर के। तो हमने कहा कि भाई इसको, इसका स्वतंत्र उच्चारण है तो क्यों नहीं मानेंगे। तो लोगों का तर्क है कि इसका इनिशियल प्रयोग नहीं होता है, शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं माना जाए। लेकिन जी हाँ ड्योढ़ी, हाँ ड्योढ़ी, हाँ ड्योढ़ी अनुस्वर है ना, हाँ न, तो इनिशियल स्टेज नहीं है, माने इससे शुरू से ये वर्ड के आरंभ में नहीं होगा प्रयोग, मानते हैं इसको नहीं होता है। कई चीज ऐसा है जैसे क्या कि और भी आएगा, देखिएगा अम्हा वगैरह हम लोग यहाँ है, विशुद्ध ध्वनियाँ है, उधर हम बात करेंगे। लेकिन राजस्थान में है थारो मारो, लास्ट जो अंक है उसका भी हिंदी में यूज फर्स्ट से नहीं होता है। किसका? हाँ उसका वो उसके जगह पर आपको अनुस्वार चल रहा है। पहले लिखते थे गंगा, पहले लिखते थे गंगा, तो अब वो गंगा हो गया। मैंने मेरा कहना है कि ये तो होता है, मान ली ये जो है सो आपको पंचम वर्ण है, इसका प्रयोग तो कहीं कहीं मान ली जैसे न है, माँ है, ये सब हो ही जाता है, लेकिन इस सब का अनुस्वार रूप में भी प्रयोग होता है। इसका इनिशियल प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसलिए इसको उपवाक्य के में श्रेणी में रखा गया है, नहीं उपवर्ण में इसको रखा गया है। ये जो तलबिंदु वाले जो हैं, जो फ्लैप्ड है या उत्क्षिप्त है, इसको तलबिंदु में उच्चारण में फर्क बुझा रहा है ना, ड गड्ढा गढ़ा, जीप ऊपर गया तुरंत चलाया, तो ये हुआ। अब इसका जो है सो आपको यहाँ देखिए इया का प्रयोग जो है, इया का प्रयोग आपको हम लोग जैसे बोलते हैं कोराएं, कोराएं
है ना। तो यहाँ आपको कोराएं, इसको हम लिख सकते हैं कोराएं, ऐसा भी लिखा जाता है। आप विकल्प से ऐसा भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ को कई लोग हटाने के पक्ष में थे, लेकिन हम लोग क्या है कि अरे ये रहने से थोड़ा फर्क लगता है तो संथाली में इसका प्रयोग होता है यहाँ का, लेकिन हम लोग यहाँ भी इसका प्रयोग ही चल रहा है, ठीक है ना। एक विशिष्टता झलकती है। ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोराएं, ऐसा भी लिखते हैं लोग, है ना। तीन विकल्प है, आप कोई भी कर सकते हैं, वो सब मान्य है, ठीक है। ये जो है आपको अब है देखिएगा, बाकी सब ठीक ठाक है। अगला है आपको अंतस्थ। अंतस्थ जो है देखिएगा, दिस वन अंतस्थ, हम लोग पढ़ते हैं अंतस्य और अलावा पढ़ जाते हैं सीधे सीधा। अंत्य व्हाट इज अंतस्य? अंतस्य नहीं होता, अंतस्थ, अंतः जोड़ स्थित। बहुत लोग बोलते हैं अंतस माने भीतर से निकलता है। अरे भीतर से तो सब निकलता है ना। इसका नाम है अंतः जोड़ स्थित। अंतः जोड़ स्थित मतलब इसकी स्थिति कैसी है? अंतः मतलब इन बिटवीन बोल सकते हैं, मतलब इसका उच्चारण कभी स्वर की तरह होता है, कभी व्यंजन की तरह होने लगता है। हमारे कोठा में इसका उच्चारण कभी स्वर की तरह होगा, कभी व्यंजन की तरह। जैसे सपोज कीजिए य है, तो य का उच्चारण हमको देखिएगा कि स्वर व्यंजन की तरह होगा, यमुना हो जाएगा जमुना, ठीक है ना। यशोदा, जसोदा, नहीं, ये जो क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन का उच्चारण हो रहा है। बहुत सारा शब्द मिलेगा, यश का जस, यदि का जदी, है ना। और फिर उधर अभी मत जाइए, अभी व्यंजन में टिकिए, व्यंजन की तरह हो रहा है। अब देखिएगा कि लिखना होगा यार, तो कैसे लिखेंगे? यार होगा तो जार तो नहीं होगा ना, तो हो जाएगा यार, याद, याद, या बहुत लोग आद बोलता है, नहीं। अब देखिएगा कि वहीं य का उच्चारण ज की तरह भी हो रहा था, जो व्यंजन है, और य का उच्चारण ई अ की तरह भी हो रहा है, जो स्वर है। तो दोनों तरह का उच्चारण इसका होता है, स्वर की तरह भी और व्यंजन की तरह। इसलिए इसका नाम रखा गया अंतस्थ, जो अंतः स्थित है, जो स्वर की तरह भी होता है और व्यंजन की तरह भी प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया अंतस्थ, ठीक है। अब है आपको देखिएगा कि अंतस्थ, अब यह हुआ, और र और ल को छोड़ दीजिए, उसका ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। उसमें इतना ही होता है कि र के जगह पर ल हो जाता है, ल के जगह पर र हो जाता है। जैसे हल के जगह पर हर, फल के जगह पर फर, है ना। फिर आपको देखिएगा कि बहुत जैसे मंदिर की जगह पर मंदिल बोलता है ना, हो जाता है, माने उसमें ज़्यादा ही नहीं है। अब रह गया व का उच्चारण भी देखिएगा, स्वर के पहले व्यंजन की तरह देखिए। व का उच्चारण जैसे मान ली लिखना है वजन, नहीं मान, इसमें वन लिखना है, वन हो जाएगा वन, या फिर बोन भी लिखता है ना। फिर मान लिया कि होता है जैसे पर्वत, हो जाएगा पर्वत, है ना। फिर हो जाएगा कि मान ली पर्व, परब, तो व्यंजन की तरह हो रहा है। व का उच्चारण व्यंजन की तरफ, वो है ना, व्यंजन है। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। अब है कि इसको देखिएगा कि व्यंजन की तरफ हो रहा है। अब मान लिख रहे हैं वजन, हो जाएगा ओजन, वजह, ओजह, वकील, तो वकील नहीं ना बोलेंगे, वकील हो जाता है।
हाँ, और बंगाली बाबू बोल देगा वकील, वकील, वकील ना होके वकील बोल देगा, ठीक है ना। वजह वजन चाहे ना, मान लिया कि इस तरह देखेगा कि कब कहाँ प्रयोग हो रहा है, कभी स्वर की तरह कभी व्यंजन की तरह, इसलिए ये अंतस्थ है। तो ये हमारा य और ल वो अंतस्थ के बारे हो गया। अब है दूसरा है संघर्षी, या उसको अरे जा का र और ल में इंटरचेंज होता है एक दूसरे से, उसका अलग से नहीं होता है। उसमें र का ल का र ऐसा हो जाता है। नीचे नहीं आएगा, चलिए अच्छा ठीक है। अभी सकते हैं। अब देखिए इसमें उष्म में इसका नाम उष्म क्यों रखा, इसका नाम संघर्षी भी है। संघर्ष करने से, घर्षण करने से थोड़ी गर्मी पैदा होती है। तो ये जीभ जो है सो जब ध्वनि निकलती है ना, तो जीभ जो घर्षण करती है उसे जैसे होगा कि आपको तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये संघर्षी है। माने घर्षण होने से उष्म थोड़ी गर्मी पैदा होती है, इसलिए नाम इसका उष्म रखा गया है। तो हमारे यहाँ तालव्य स का प्रयोग एकांत रूप से तालव्य स का प्रयोग स की तरह होता है। जैसे गणेश हो जाएगा गणेश, सिमिलरली महेश का महेश, है ना। फिर आपको मूर्धन्य श का उच्चारण जो है हमारे यहाँ वो श की तरह होता है और ख की तरह होता है, ठीक है। अरे यार स की तरह और ख की तरह, जैसे मान लिखेंगे, दिखाई पड़ रहा है तो आपको, इसमें देखिएगा कि आपको पुरुष है, लिखते हैं हम पुरुष या पुरुष, है ना। धनुष है, लिखते हैं हम धनुष या धनुक, कभी कभी तो धेनुक भी बोल देते हैं लोग। फिर आपको दिखेगा लखन, ऐसे होता था लखन, है ना। तो यहाँ हो जाता है लखन। तो इस तरह जो है सो आपको इनका प्रयोग स की तरह और ख की तरह भी होता है। इसका प्रयोग स की तरह होता है और आपके बाकी इधर तो सब ठीक ठाक है। तो ये जो है सो आपको ये है आपको लखन है, लखन, ठीक है, लखन। आप कहीं देखे होंगे, है ना, हो जाएगा ल ख न। अच्छा, मूर्धन्य न जो है इसका प्रयोग हम लोग बिल्कुल नौ दंत्य न की तरह प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो आपको इनका उच्चारण हुआ। अब है मिटाएं, इसको मिटा दें। हो गया? अच्छा ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास अब क्या रह गया है, जो संयुक्त जो ये है आपके संयुक्त जो देखिएगा कि त्रज्ञ, इसका जो है सो आपको इसका आपको छ की तरह भी होता है और आपको ख की तरह होता है। मैंने ख सीधे देखते हैं, आपको जैसे मान ली कि ख चाहे ख भी, जैसे आपको लिखना है दक्षिण,
तो हो जाएगा दक्षिण, है ना। तो मान लीजिए दक्षिणा, दक्षिणा नहीं, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा, है ना। जैसे मैं देखेगा क्षेत्र हो जाएगा आपको क्षेत्र या फिर खेतर। खेतर इसी क्षेत्र से ही खेत बना है, खेत, खेत से ही, खेत शब्द जो क्षेत्र से बना है, ठीक है ना। या ऐसा भी हो, खेत से भी क्षेत्र बना होगा। दो तरह का स्कूल चल रहा है ना, एक स्कूल चल रहा है बोलता है कि इससे वो बना है, वो बोलता है ना उससे वो बना है, बहस का विषय है। तो ये जो है सो आपको त्र का प्रयोग हमारे यहाँ सीधा सीधा तर की तरह होता है। जैसे आपको पुत्र, पुत्र, है ना, चरित्र, चरित्र, है ना, मित्र, मित्र, आजकल तो मिता से भी चल जाता है काम, मित्र, है ना। तो ज्ञ का उच्चारण जो है आपको यहाँ ज्ञ का उच्चारण जो है आपको आमतौर पर गी अ की तरह होता है। जैसे ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान, ये इस तरह का उच्चारण होता है। ऐसा आप लिखेंगे, लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा कि हम आगे लिखेंगे वर्तनी की समस्या में कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लिखेंगे और माने का दूसरा माने निकल जाए, वैसे तो परहेज करना पड़ता है। हम लोग प्रैक्टिस सीखेंगे। जैसे मान लिखेंगे संज्ञा, सपोज कीजिए लिखना होगा संज्ञा, वो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, है ना। संज्ञा का मतलब होता है सामूहिक, तब वहां गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कई जगह पर आपको सावधान रहना होगा। जैसे मान लीजिए क्रम, क्रम को क्या हो जाएगा, कर्म है, और कर्म इसका हो जाएगा कर्म, तब तो कंफ्यूज कर जाएगा, कर्म बोल रहा है कि कर्म बोल रहा है। यहाँ आपको सावधान रहना होगा, तब आपको क्रम को क्रम ही लिखना होगा। और यहाँ हालांकि अभी रफला जो है नहीं, दिस वन, इसको मान्यता मिल रही है कोठा में कि इसको चलेगा। अभी नया जो व्याकरण लिखा जा रहा है उसमें स्वीकार कर रहे हैं लोग इसको, ऊपर रेप को भी और इसको, ठीक है। तो ये जो है सो आपका लेखन का हुआ जी। यहाँ दिस वन जैसे क्रम है, माने अगर हम लिखेंगे तोड़ेंगे तो कर्म हो जाएगा, और फिर कर्म का भी कर्म हो जाएगा, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा ना। कर्म है, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट संदर्भ से देखना होगा ना। मान लिया आपको लिखना है कर्म परब, मान लीजिए कि सिलसिलेवार जैसे क्रम से, माने अगर बोलेगा ये क्रमवार तो सिलसिलेवार है, उसको बोल सकते हैं। नहीं तो कोशिश कीजिए कि चाहे उसके जगह पर कोई विकल्प दूसरा शब्द यूज कीजिए, है ना, या फिर क्रम जैसे तैसे लिखिए। अगर आप कोशिश होगी अगर उसके जगह पर कोई वैकल्पिक शब्द है तो आप कीजिए, न कि कोई वैकल्पिक शब्द। मान लीजिए कुछ दिन चली थी कि चर्चा कि प्रकृति का क्या लिखा जाए, प्रकृति, तो मान लीजिए हम लिखते हैं प्रकृति, प्रकृति हो जाएगा पर कीर्ति, तो दूसरे की कीर्ति हो जाएगा, तो कंफ्यूज करना होगा, है ना। तो बोला कि प्रकृति का कोई शब्द ढूंढो भाई, तो कहता है लोग कि भाई जो चीज जिसका प्रयोग ही नहीं है उसका क्या,
उसका प्रकृति में तो पूरा जिंदगी गुजर जाता है, लेकिन प्रकृति नाम का कोई चीज़ें नहीं है। तो बोला कि प्रकृति में नेचुरल, तो कोई बोला कि भूई फुट, मैं एकदम सीधा भूइयाँ से फूट के निकला। बोला कि भूई फुट, तो भूई फुट स्वीकार्य नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि वो गड़बड़ हो जाए, ज़्यादा बनने के चक्कर में। ये कहावत है ना कि वो बड़ा हिंदीदार था, शायद सुने होंगे आप लोग। एक बार पटना गया तो बोला कि भाई मुझे सचिवालय जाना है। रिक्शा वाला को तो बुझाया नहीं कि कहाँ सचिवालय बोला, है ना। वो सेक्रेटरी जानता था वो। तो बोला कि चलोगे? तो हाँ चलेंगे बाबू। तो बड़ा हिंदीदार आदमी बैठा था, एकदम धोती कुर्ता वाला, चलने लगा। तो बोला कि तेजस जा रहा था, बोला सनाए सनाए चलो। तो बोला कि कम इसको लग रहा है, सन सन चलना है। वो सन सन चलने लगा, हाँ सनसना के चला। बोला सनाए सनाए चलो, वो त्रिचक्र वाहक, उसको बोला ओ त्रिचक्र वाहक सनाए सनाए चलो। वो तो समझ में उसको आया नहीं, बोले दूसरा गाली देता है कि क्या करता है, त्रिचक्र वाहक। तो सनाए सनाए चलो, तो सनसना के चलना, चलो पैडल मार के जाके वो पोल में मार दिया। जब पोल में मार दिया तो उसका बेंड हो गया चकवा, उधर होता है वो त्रिचक्र वाहक, तेरा अग्र चक्र वक्र हो गया, तेरा अग्र चक्र वक्र हो गया। तो बोलता है तू ससुरा दिमाग खैले आ तकने से, वो है ना अंग्रेजी बोलता है खाली, हाँ तो अंग्रेजी बोले छे। तो बोलता है कि कितना दूर है सचिवालय? तो पैदल जाएंगे भाई, है। तो बोला कि सचिवालय ये तो बुझ नहीं रहा था। बोले कहाँ जाना है बाबू? अरे सेक्रेटेरिएट। तो तखनी तो अंग्रेजी में बोल रहा है, हिंदी में बोलता तो हम कखनी पहुंचा दिए थे तोरा, है ना। सचिवालय बोल रहा है, हिंदिया नहीं बोलने आता है। सेक्रेटेरिएट बोलते तो हम कखनी पहुंचा दिए थे। हम बोलते 1 घंटा से रगड़ रहे हैं हम बेली रोड में। ये जो है सो मतलब कभी कभी गड़बड़ी पैदा करता है। इसलिए प्रकृति है तो प्रकृति को लिखिए एज इट इज, ठीक है ना। अभी बर्तनी पर काफ़ी काम हो रहा है, और भाषा को बहुत ज़्यादा तोड़ मोड़ करने से भी भाषा की गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि अब तो कोठा को प्रयोग सारे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, तो इसमें बर्तनी में हमने कहा कि किसी भी शब्द को अगर आपको अपने मूल रूप में लिखेंगे और उसके कारकीय प्रत्यय लगा देंगे, अपना प्रत्यय लगा देंगे, तो अपनी भाषा का शब्द हो जाएगा। हाँ, जैसे मतलब प्रकृति की तो बोलेंगे प्राकृतिक को, है ना। तो ये जो है सो आपको इस तरह से आपको ये हुआ। अब हम इसको करते हैं, इधर क्लियर हो गया? तो ओके। अब है कि हम लोग आगे करेंगे इनको ध्वनियों का वर्गीकरण पर। ये सारी ध्वनियों को हम वर्गीकरण, कैसे वर्गीकरण करने का आधार जो है उच्चारण अंगों के आधार पर वर्गीकरण कई तरह से होते हैं। प्रयास से भी आधार पर होता है, और क्या ना प्राणत्व के आधार पर, चाहे घोषत्व के आधार पर, और उच्चारण अंगों के आधार पर। तो उच्चारण अंगों के आधार पर जो हम करेंगे, तो मान लीजिए हम बोलेंगे क वर्ग, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए कि क अंग है, ठीक है ना। क वर्ग कहलाएगा। तो क वर्ग को बोलते हैं कंठे, व्हीलर, कंठ बोलते हैं इसको। मतलब कंठ से, अब कंठ माने दिस वन इज नॉट कंठ, ये आपको ध्वनि यंत्र है। यहाँ से ध्वनि एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ देखिए दिस वन ये उभड़ा हुआ है, यहाँ आपको यहाँ पर आपको ये है आपको
दो स्ट्रिंग है, दो तार है। हवा जब इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो हवा इसमें जब पंप करते हैं, हवा जब बाहर निकलती है तो स्ट्रिंग में कंपन होता है। सिमिलरली कैसा, जो आप गिटार बजाते हैं ना, गिटार पे छेड़ते हैं तो आवाज़ टन टन निकलती है ना, वैसे ही सिर्फ एक कच्चा माल निकलता है, आवाज़ निकलती है यहाँ से। यहाँ जो यहीं पर है स्वर यंत्र, है ना, इसको वोकल कोड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ जो है सो आपको यहाँ स्वर यंत्र है, और यहाँ आकर के मुंह में और जीभ में, जीभ, दांत, ओठ और आपको तालू सब मिल करके इसका जो है सो क्या करते हैं कि एक आर्टिकुलेशन माने एक दूसरे से टच करता है और हवा को ब्लॉक करता है। जैसे आप गिटार बजाते हैं तो पहले छेड़ने से तो टन टन खाली आवाज़ किया, लेकिन सारे ग म कब आएगा, जब उसके बटन को दबाएंगे तो सारे ग म प द। वैसे बटनवा तो यहाँ है, यहाँ खाली कच्चा माल टन टन निकल रहा है। यहाँ जीभ किसको टच करेगी और किसको छोड़ेगी, माने हवा किसको टच करके ब्लॉक करेगी, शेपिंग यहाँ होता है। स्वर यहाँ कच्चा माल निकलता है, शेपिंग यहाँ होता है। तो आर्टिकुलेशन माने टच करना, दिस इज आर्टिकुलेशन, तो आर्टिकुलेट करता है, इसलिए इसको उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटरी। तो इसमें से क्या होता है कि यहाँ आपको ये ध्वनियाँ बनती हैं, सेप लेती है। तो इसलिए इसको जो है सो आपको यहाँ देखिएगा कि जहाँ जहाँ टच करेगी जीभ का, तो उसी आधार पर हमने इसको बांटा है कि कंठ में जब जीभ आके ब्लॉक करेगा हवा को और उससे जो ध्वनियाँ निकलेगी वो कंठ कहलाएगी, ठीक है ना। जब कंठ यहाँ है, इधर, दिस वन इज नॉट कंठ, यहाँ है ना, तो वहाँ जो है सो जीभ का पिछला हिस्सा टच करेगा, आपको जीभ का रूट ऑफ द टंग वो टच करेगा, तब आपको निकलेगा, आपको जो है सो कंठ ध्वनि निकलेगी, ठीक है ना। तो ये कवर्ग है। अभी हम लोग सिंपली जान लें इसको, व्यंजन को जान रहे हैं, फिर बाद में स्वर भी इसमें कहाँ आएगा उसके सूत्र लिखाएंगे हम आपको, किन सूत्रों से पहचान सकेंगे। तो मिटेगा जी, हाँ, ओके, ये कंठ है। अब है कि आपको हुआ चवर्ग, चवर्ग, ये चवर्ग को बोलते हैं तालव्य, इसको पहला टल, चवर्ग च जैसा इया, ये तालव्य हुआ। फिर है कि आपको टवर्ग, ये हुआ आपको मूर्धन्य, मूर्धन्य या इसको सेरिब्रल, माने जो तालु है ना, तालु का जो अगला वाला हिस्सा है जो हार्ड, वो आपको सेरिब्रम कहलाता है। मूर्धा, जैसे देखिएगा जीभ वही टच करेगा आपको, ड ड ट ठ ड, हार्ड वाला पार्ट को, ट ठ, देखिए वो जो पैलेट का आधा पार्ट उधर सॉफ्ट है, फ्रंट वाला पार्ट को हार्ड है, आप अंगुली डाल के देखिएगा वहाँ पता चलेगा। तो जो मूर्धन्य है ये ट ठ ड ट ठ ड ढ नो मूर्धन्य है। अब है कि तवर्ग, तवर्ग आपको है दंत्य, दंत्य माने डेंटल, माने जीभ का फ्रंट ऑफ द टंग टच करेगा आपको, ट ट ट ट ट, दांत को ट ट, टिप ऑफ द टंग टच कर रहा है ना, ट ठ ड ड, है ना, नहीं त त था तो उसको त थ, जीभ को टच कर रहा है ना, त थ द ध, ये आपको दंत। अब है कि ये प जो है, इस प वर्ग, ये कहलाता है आपको ओष्ठ्य,
ओष्ठय मतलब लेबियल, कहीं कहीं बाइलेबियल भी बोलते हैं। तो ओष्ठय जैसे प प प दोनों ओठ है, यही ब्लॉक होता है, प फ ब प म पूरा ओठ का है ना, इसलिए ओष्ठय है। तो ये हुआ आपको। अब है कि उधर हम बता दिए थे, य और ल वो अंतस्थ है, तालु से मूर्धन से दंत से ह आपको उष्म है, ठीक है ना। ये तो आपको हुआ, ये आपका वर्गीकरण आपको उच्चारण अंग के आधार पर हुआ। एक तो और आपके रह गया कि स्वर छूट गया, स्वर सब कहाँ है, तो इसका एक सूत्र है, संस्कृत का सूत्र है, उस सूत्र को हम लोग है ना वो याद करेंगे तो, लेकिन पूरा जान ही लेने से अच्छा ठीक है, उसको देखते हैं। तो हम लोग उस सूत्र को तब पता चल जाएगा, तो जाएगा ये ऊपर नहीं जाएगा, मिटा ही दे, मिटा है, ओके। चलो इसमें क्या है, उसमें जो हमारे चीज है काम का उसको रखें याद, जो मेरे काम का चीज नहीं उसको छोड़ देंगे। सूत्र है, संस्कृत का सूत्र है, आकु विसर्जनीयानां कंठ। हाँ नहीं नहीं, इसमें देख लीजिए, अभी तक तो हम खाली व्यंजन के बांट रहे थे ना, स्वर भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ। आप कौन कौन कंठ है, तो अ माने अ आ है ना, फिर है कि क वर्ग और ह और विसर्ग है ना। विसर्ग ऐसा होता है ना, हमारा ये काम का चीज नहीं है, ठीक है। ये आपको कंठ है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। फिर है कि विसर्जनीय नांग कंठ, हाँ विसर्जनीय नांग कंठ माने विसर्ग हुआ। तीसरा यह है कि ईचु यशा नाम तालु। ईचु, ईचु मतलब है क्या कि ई है ना, चवर्ग य और तालव्य श, ये जो है सो आपको तालव्य है। ई चवर्ग य और श तालव्य है। फिर है ऋतु रसानांग मूर्धा, माने री तो आपको नहीं पढ़ना है, आप में नहीं है, संस्कृत का है इसलिए छोड़ दीजिए। र स न ये मूर्धन्य है, ठीक है। फिर है ऋतु, ऋतु हाँ ऋतु लशानांग दंत, ये है री, ये भी आपको काम का चीज नहीं है, ये भी काम का चीज नहीं है आपका, ये भी है ना। ऋतु री ल स न, ये जो है सो आपको दंत है, ठीक है ना। ल श और न, री है, तो री हम लोग यहाँ प्रयोग में नहीं है, री भी प्रयोग में नहीं है। मैंने ये संस्कृत का सूत्र है, जो आपका काम का है रखिए, नहीं काम का है उसको बाहर करिए, मुझे बात को। विसर्ग आपके यहाँ नहीं है तो बाहर है, री नहीं आपके यहाँ तो बाहर कर दिया, री नहीं है तो जो मेरा काम का उसको रखेंगे ना। इससे क्या होगा कि हम पूरे स्वर और व्यंजन को पहचान पाएंगे कि कौन सा कंठ है, कौन। अभी काफ़ी बहस हुआ चल रहा था अभी उधर
कुड़माली और कुड़माली में काफ़ी बहस है ना। कुड़माली, हम लोग कुड़माली बोलते हैं, तो हमने कहा उनको कि तुम कुड़माली बोलो या कुरमाली बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बोलते कैसे फ़र्क पड़ता है, कुड़माली होने से ट्राइब हो जाएगा। अरे बोका, र और ड दोनों मूर्धन्य है, र और ड दोनों मूर्धन्य है, तो कुड़माली को हो चाहे कुरमाली को हो, कभी पहाड़ हो जाता है कभी पहाड़ हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये ज़बरदस्ती वाला हिसाब है, तो क्या बोलिएगा उसका। ये जो है ऋतुलशा नाम दंत। अब है कि उपुधमानिया नाम ओष्ठव, उपुधमानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव मतलब है उ, है ना, और पवर्ग ओष्ठय हैं, ठीक है। अब है कि कौन सा हो गया, वो बता रहे हैं कि आपको रह गया ओ, है ना, तो हुआ कंठोष्ठव, ओके, ओ कंठ भी है और ओठ भी है, कंठोष्ठव। ओ जो है आपको कंठोष्ठव में क्या है, कंठोष्ठव माने ओ, कंठोष्ठव ओ, ओठ देख रहे हैं ना, कंठ ओ, यहां भी है और यहां भी है, कंठ ओष्ठ है, इटे कंठोष्ठ हो, है ना। है कि ए कंठ तालव्य, ए कंठ तालव्य, कंठ तालु ए, देखिएगा कि कंठ तालव्य हो जाएगा ए, है ना। अब है कि दंतोष्ठव वो जो है सो आपको दंतोष्ठव, आपको वो सारे लोग, सारे वर्ण आपके आ गए, अ आ ई है ना, उ है ना, फिर आपको ओ भी आया, ए भी आया, और ठीक है ना, ये ओ के साथ ओ भी है, हाँ लास्ट में दंतोष्ठव, कंठ तालव्य है, हाँ कंठ है और तालव्य भी है। देखिए कंठोष्ठव है ना, ओ है, कंठ में ओ जिसमें ओष्ठ और ओ, कंठोष्ठव, कंठ तालव्य देखिएगा ए तालु में टच कर रहा है, या फिर यहाँ पे, ठीक है ना, कंठ तालव्य। फिर एक देखिए क्या कि दंतोष्ठव, वो जीभ वहां टच कर रहा है, वो ये जो है सो दांत और ओष्ठ, वो ओठ भी है और दांत भी है, ये सारा वर्गीकरण हो जा रहा है। उपुधमानिया नांग, और ऊ है, और ऊ माने दोनों ऊ, और ये आपको प वर्ग, नहीं ऊ के बाद प है, उपू ध है, ध में म आकार, उपुधमानिया नांग, ठीक है। ये जो है सो आपको उच्चारण के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ है। हाँ, हम लोग इसको 2-3 आधार है, इसको करके हम छुट्टी करेंगे। ये आपको एक वर्गीकरण हुआ, नहीं याद हो तो एकदम आराम से नहीं याद, मैंने एकरा याद करे ना हो, संस्कृत के सूत्र याद करना नहीं है, खाली दिमाग में रखना है कि ये ओष्ठय है, ओठ से कहल संस्कृत याद, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ये सूत्र आपका है भी नहीं, वो संस्कृत से हमने श्लोक से देख करके आपका जो काम कह रखी है, नहीं काम कह उसको छोड़िए, मेरी बात को। हमने कहा कि विसर्ग आपका नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। हमने कहा कि ये ए नहीं है तो छोड़िए, और आप औ नहीं है तो छोड़िए, मुझे बात को। इसलिए हमने औ नहीं लिखा यहाँ, ये सब है तो आपका काम का नहीं है, यहाँ औ भी आपका काम का नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। बाकी
जो आपके पास है उसका हम वर्गीकरण कर रहे थे। पूछ सकता है सवाल कि आपके खोरठा के वो उच्चारण अंग के आधार पर खोरठा के स्वर वर्णों का वर्गीकरण करें, ठीक है। यह पूछ सकता है, अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका है, वो आपको खोरठा की ध्वनिगत विशेषता बताएं। खोरठा की विशेषता एक चैप्टर है ना, बोलेगा खोरठा की ध्वनिगत विशेषता बताएं, कौन कौन ध्वनियाँ हैं, कौन कौन ध्वनियाँ नहीं हैं, कौन कौन विशिष्ट ध्वनियाँ हैं। अभी देखिएगा, अब तो ये इतने सारे ध्वनियाँ हैं, वर्गीकरण से पहले तो मैं थोड़ा गड़बड़ी हो गई। एक छोटा आपको विशेष जो ध्वनि है खोरठा की विशेष, वो है, इसको विशिष्ट ध्वनियाँ बोल सकते हैं। ये खोरठा की विशेषता है, विशिष्ट ध्वनियाँ ये है, छूट गया था, वो है अम्हा, एम एच, अन्हा, एन एच, और अल्हा, एल एच, आपको आर एच, ये आपको विशिष्ट ध्वनियाँ हैं। अब है कि इनका उच्चारण इनिशियल हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन राजस्थान वगैरह में तो बोलते हैं ना, मारो घर आओ, ऐसे ना, थारो जगह घूमिया थारो जैसे न कोई, थारो, ये थारो है ना, तो वहाँ इस तरह का योग होता है। क्या भाई मुस्कुरा रहे हैं, वो है ही तो गाना तो ही है, वो सब चीज़ में मार्क करने की चीज़ है। तो ये जो है ना आपको वहाँ है, मारो, मारो देश, मारो प्यारो देश बोलता है वो, तो थारो, मारो, उन्हें इनिशियल, हमारे यहाँ प्रयोग इनिशियल नहीं है इसका। ये कई लोग बोलते हैं कि खोरठा में संयुक्त प्रयोग नहीं होता है, तो ये कैसे है? ये संयुक्त प्रयोग नहीं है, एक्चुअली ये अलग ध्वनियाँ हैं, और हमारे पास इनके चिन्हांक के कुछ ध्वनि चिन्ह नहीं था, क्योंकि लिपि हमारी नहीं है। अगर अपनी लिपि होती तो इसका हम अलग से ध्वनि चिन्ह होता, लेकिन ध्वनि चिन्ह नहीं है, तो हमने देवनागरी की दो ध्वनियों को मिला करके हमने एक बना लिया है। यहाँ एच जो देख रहे हैं वो दिस इज द, क्या लगता है उसको, स्पेशल थिंग। इसमें क्या है, हम लोग बात करेंगे अभी, इनको प्राणीकरण, महाप्राणीकरण किया है, ठीक है ना। उसके बाद दिमाग में गर्मा नहीं गया है बहुत, यस। नहीं नहीं है, होता है, जैसे बोलेंगे हम ही जी भाई, है ना, खैलही, ल खैलही, खैले, गले, नहीं, आदर हुआ, आदर तो जैसे ससुर जी को गेले सास ससुर बना नहीं बोलिएगा, गेलहा नहीं बना, गेलहा, खैला, कि बोलेंगे खैले, खैले में तो मारेगा तपाड़ा को, खैला, सास को बोलिएगा खैला सास, है ना, तो खैले सास बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ ये आदर देने के लिए महाप्राण रूप हम लोग अपनाते हैं, है ना, जैसे खैभा, खैभा, है ना, जेभा, आदर, वो जो है, तो इसका इनिशियल प्रयोग हमारे यहाँ, मैंने शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन राजस्थान वगैरह में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये जो है सो हमारा, आप मिटाएं इसको, ठीक है। अब है, देखिएगा, हम वर्गीकरण करेंगे इसको प्राणत्व के आधार पर। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, धन, त, थ, द, ध, दंतन, प,
म, है ना। अब देखिएगा कि इसमें हम शुरू में बोल रहे हैं कि वो जो 5 वर्ण, पंचम वर्ण जो है वो अनुनासिक है, नाक से निकलती है वो ध्वनियाँ, है ना। उच्चारण उनका नाक द्वारा होता है, इसलिए अनुस्वार है वो। ये देखिएगा कि आपको ये जो 2 ध्वनियाँ हैं, इधर पहले ये 2, इसको बोलते हैं अघोष। अघोष इसको बोलते हैं वॉइसलेस। वॉइसलेस अघोष 2 जो है, माने यहां से यहां तक पूरा कॉलम, ये 2 कॉलम जो है वर्टिकल कॉलम, वो आपको अघोष कहलाता है। और बाकी इधर जो 3 कॉलम है वो सघोष कहिए या घोष कहिए, सघोष या घोष, या इसको बोलते हैं वॉइस्ड, ठीक है ना। ये यहाँ इन्हें ख नहीं, ये सॉरी यहाँ से होगा और यहाँ तक होगा, दिस वन, इसको हटाइए, समझ गया ना। ओके, माने ये 3 रेस्ट 3 जो है सो सघोष है, और उधर दो कॉलम है आपको अघोष है। अघोष घोष क्या होता है, एक रिजोनेंस होता है उच्चारण में, एक जो अनुगूंज होती है ना, वोकल कैविटी में गुनगूंज होती है, वो अनुगूंज को आप ऐसे मौखिक रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कान बंद करके आप उसको उच्चारण करेंगे तो अगर आप बहुत सेंसिटिव होंगे तभी आप समझ पाएंगे। एक रेजोनेंस होता है, अनुगूंज आप महसूस होगा इसमें, जिसमें सघोष में ज़्यादा होगा, अघोष में कम होगा। इसको एक स्पेक्ट्रोग्राफ, एक मशीन है, स्पेक्ट्रोग्राफ मशीन में बैठा देगा, उसके सामने आप उच्चारण करिएगा तो एकदम क्लियर कट आपको ग्राफ बता देगा ये अघोष है कि सघोष है, और रेजोनेंस किसमें कम है किसमें बेसी है वो दिखाई पड़ जाएगा। तो अनुगूंज के आधार पर हम इसको 2 तरह से बांटते हैं जी। अनुगूंज है जो रेजोनेंस होता है ना, उसके आधार पर हम 2 तरह से बांटते हैं। अघोष, ये 2 कॉलम जो है सो आपको अघोष है, और बाकी रेस्ट 3 कॉलम जो है सो आपको दिस वन यहाँ तक, ठीक है। ये सब जो है 3 कॉलम, ग से लेकर ग, फिर घ वाला है ना, और उधर अनुनासिक वाला, ये क्लियर। अनुगुंज के आधार पर है, अभी आएगा ना वो, अभी नहीं आया है, प्राणत्व के आधार पर अभी नहीं आया है। प्राणत्व मतलब क्या है, प्राण होता है, अब देखिए आ जाएगा। प्राण क्या है, हेलो, प्राण, हेलो, प्राण क्या है आपको, हवा है। हवा क्या है, प्राण है। तो उसको जिस ध्वनि के उच्चारण में ज़्यादा हवा लगेगी वो महाप्राण होगा, जिस ध्वनि के उच्चारण में कम हवा लगेगी वो, हवा तो दोनों है, जरूरी है, किसी में कम हवा किसी में बेसी हवा, जिसमें बेसी हवा लगेगी वो महाप्राण, जिसमें कम हवा की जरूरत पड़ेगी वो अल्प प्राण। अब हम पहचानेंगे कैसे, पहचानने का बहुत आसान तरीका है, इसको आप रोमन में लिख डालिए, लिखिए आप देख रहे हैं ना, जहां जहां एच है उसमें हवा ज्यादा है, जहां जहां एच है वहां हवा की जरूरत ज्यादा वायु लगा है, इसलिए वो महाप्राण हो गया।
और जहाँ जहाँ हवा कम है वहाँ एच नहीं है, वो अल्प प्राण हो गया। ठीक है, जहाँ ये सब जो है सो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम अल्प प्राण है। ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम अल्प प्राण है। अरे घस सकता कहीं नहीं भाई। ठीक है, ये आपको जहां जहां ये है वो आपको, और बाकी अल्प प्राण है। ये जो है सो आपको अल्प प्राण है, आपको ये जो है सो दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम आपको महाप्राण है। ठीक है, ये तो प्राणत्व के हिसाब से। अब है देखिएगा कि इतना ही तो नहीं था, हमारे पास और था, अंतस्थ छूट गया। ठीक है ना, तो अंतस्थ जो है सो आपको, अंतस्थ आपको अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, लेकिन सघोष है। और ये जो है सो संघर्षी जो है महाप्राण है, लेकिन अघोष है। ठीक है ना, इसमें आपको देखिएगा कि य र ल व, ये क्या है? ये अल्प प्राण है। और ये फिर क्या है? अल्प प्राण है या ये घोष है। ठीक है, और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये आपको महाप्राण है, लेकिन अघोष है। ये आपको वर्गीकरण हुआ प्राणत्व की दृष्टि से, घोषत्व की दृष्टि से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग वो क्या करेंगे, ध्वनियों का परिवर्तन पर हल्का सा देखेंगे। अल्प प्राण कैसे महाप्राण में बदल जाता है, महाप्राण कैसे अल्प प्राण में बदल जाता है। ये हमारा फोनेटिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। कठिनाई हुई किन्हीं को समझने में? आप समझ गए? एनीबडी, कोई? आप हेलो समझ गए? बाकी कौन नहीं समझे? आप समझे कि नहीं? आए बब्बा, कहाँ गड़बड़ बह गई? हाँ, ज़्यादा गड़बड़ है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। मेरा कहना है कि आप रोमन में देखिए, रोमन ऐसा एनालिटिकल लैंग्वेज ये है, लिपि है। देखिए, रोमन आपको वर्णात्मक लिपि है और देवनागरी आपको अक्षरात्मक लिपि है। दो वर्णों के मिलने से अक्षरात्मक लिपि बनती है। क और अ मिलकर क बना है। ठीक है ना, और वहाँ सीधा वर्णात्मक लिपि है। इसलिए जैसे ही अक्षरिक लिपि वाला को लिखिएगा, उसमें एकदम सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ये जैसे देखिएगा कि एक छोटा सा उदाहरण, ध्वनियों का परिवर्तन कैसे होता है। जैसे देखिएगा, साग से हो गया साग। अब साग चल रहा है ना, साग से साग हो रहा है। जैसे काक, काग हो रहा है ना। हाँ, उसके बाद कंकन, कंगन हो रहा है। देखिएगा कि क आपको चला गया ग में बदल गया, क आपको ग में बदल गया, है ना। आपको क फिर यहाँ ग में बदल गया। क्या परिवर्तन हुआ है? क है अघोष और ग है आपको घोष। तो क घो में ग में बदला है, तो क्या हुआ? घोषीकरण हो गया। नहीं, मान लिया होगा, लिखिए सख्त हो गया सख्त। अब ख क्या है?
महाप्राण है। और क क्या है? अल्प प्राणीकरण हुआ, शक्त से शकत हो गया। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट डे इसको रिकैप करके थोड़ा सा करके फिर अगला चैप्टर पर जाएंगे। ओके, अघोष, घोष को ऐसा है ना कि अघोष मतलब है क्या कि उच्चारण में जो मतलब एक विशेष प्रकार का एक अनुगूंज हो उसके उच्चारण में, एक वोकल कैविटी में मतलब मुख गुहा में, मुख गह्वर में एक अनुगूंज होती है। इको जैसे बोलते हैं ना, तो उसके आधार पर क्या बहुत इतना ये है कि बहुत हम सब ऐसे हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, मशीन के द्वारा ही पता चलता है ना। तो हम लोग तो ऐसा उच्चारण करते हैं कि हम लोग का आपको कौन ताला भी उच्चारण कर रहे हैं, कौन ये कर, सब हवा है। हम लोग यहाँ नहीं देखते हैं कि ताला विषय का उच्चारण नहीं, ताला विषय कहाँ बोल पाते हैं? गणेश, गणेश कहाँ बोलते हैं? गणेश है ना। बंगला भी बोलता है गणेश बोलेगा, है ना। वो हमारे यहाँ थे बैंक वाले बोले गणेश, गणेश को गणेश बोलते। हाँ हाँ, तो वो जैसे बहुत सारा गणेश, गणेश न का उच्चारण हम ऐसा गणेश बोलते हैं। मूर्धन्य गणेश, गणेश कहाँ आप लोग बोलते हैं? श हम लोग कहाँ बोल पाते हैं? सीधा स, गणेश, दंते वाला गणेश, गणेश ताले भी श तालू में टच कर रहा है गणेश, वो हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आज यहाँ, ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। वो तो बाद लोग, ठीक है। हाँ, यानी कठिनाई कोई है, कुछ इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो हम फिर उसको अपने ढंग से सुधारेंगे, इसको रणनीति बदलेंगे। आय दादा नोट्स तो मिल में कर तो मिल जेतो, एकदम टाइम से मिल जेतो और बढ़िया नोट्स मिलतो। हाँ, बढ़िया नोट्स मिलतो। अभी देखिए इतना विस्तारित में हम पढ़ा रहे हैं, तो इतना विस्तारित लिख नहीं सकिएगा 10 मिनट में, तो आपको उसी हिसाब से ना कॉन्साइज करके न करना होगा कि आप सो दैट इतने ही देर में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम यू कैन राइट। है मैंने जेटा लिखे पारा है ना, मैंने जेटा 10 मिनट में जेटा लिखे पारा उतना ही लिखे चाहिए हो। बेसी मान ले तो पूरा महाभारत पढ़ा दिल जो मान ला, पूरा महाभारत मान ला पढ़ गया तो पूरा महाभारत लिखे पार में। हाँ हाँ हाँ, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कॉपी भरने वाला एमए परीक्षा है का? जो मांग रहा है उससे इधर उधर फिजूल नहीं करना है। हाँ, ये है कि आपको फड़कता हुआ मुखड़ा होना चाहिए, मुखड़ा फड़कता हुआ होना चाहिए, सो दैट आगे एग्जामिनर पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए कि अरे क्या लिखा है। अब वैसा मेरी कोशिश होगी, मैं ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है ना। वो सिंपली मेरा कहना है, घर किसी घर में जाते हैं तो दरवाजा खटखटा कर घुसते हैं भाई, सीधे घुस जाते हैं, ये मैनर नहीं है। तो आप लिखने से पहले थोड़ी सी मारेंगे ना भूमिका, तो आप झलक, मेरा कहना है कि आपके लिखने में वो माने गहराई दिखनी चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए। मेरा कहना ऐसे आप इसी चीज़ को माने मैट्रिक का भी लड़का लिख सकता है। आप लिखेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए ना। वो आपसे उम्मीद भी की जाती है कि किसी भी विषय के बारे में, आपसे किसी विषय के बारे में गहरे ज्ञान की जानकारी की अपेक्षा करते हैं लोग। ठीक है ना। वो ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को भी थोड़ा लगे कि हाँ लिखा है, कहीं ऐसे उसकी ईगो हट ना कर जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप बढ़िया लिखेंगे तो आप बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। बेस लिख भे बेस नंबर मिल तो चूसे बेस नहीं महाबेस। ठीक है, छुट्टी करा, धीरे धीरे कोठा भी बोलेंगे, है ना। हाँ हाँ बोलेंगे। देखिए भाषा, देखिए
3 भाषा है ना भाई, मदर लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो भाषा के विद्यार्थी तो हम लोग तीनों का प्रयोग करेंगे जरूरत पे जरूरत, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, सबके प्रयोग करके चाहिए, ठीक है। और कोई कोई ये किताब बाजार में ताक ले पता नहीं खरीद के, ठीक है, बेसी दाम ना है, 180 रुपये दाम है, छूट उठ करके कुछ दे दे तो। हाँ देखिए इस पर मेरा कोई बस नहीं है, ये मैं भी इसको खरीदता हूँ, ये प्रकाशक की किताब है, मैंने दे दिया उसको। ये मैं अमित बुक डिपो, हाँ मेरी किताब है ये 3रा संस्करण है इसका, अभी 4था आने जा रहा है इसका। हाँ 8 का अभी अगला संस्करण आएगा, अभी देखिए कब तक आ सकता है। इसका करेक्शन हो रहा है इसमें जो, और क्या क्या ऐड होगा ना, क्या क्या ऐड होगा लिखा जा रहा है। एक नई किताब अभी फरवरी में आ जाएगी, वो है संपूर्ण कोटा भाषा, वो JSSC के लिए।